पिछले क्लास में हमने मैनवर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग और पिछले क्लास में एक वीडियो जो था वो क्वेश्चन के साथ लास्ट हुआ था कि अगर मैनवर और फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या दिक्कत आ सकती है। बेसिकली अगर बात करें मैनवर फर्टिलाइजर्स की, तो मैनवर फर्टिलाइजर होता क्यों है? मैनवर फर्टिलाइजर इसलिए होता है कि आप अपने खेत की उर्वरकता को बढ़ा सकें, बरकरार रख सकें और मेंटेन करके रख सकें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका खेत का जो न्यूट्रिएंट है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए पौधे को, वो मेंटेन रहेगा और इस तरीके से क्या होगा, आपका पौधा जो होगा वो अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा प्रोडक्शन प्रोवाइड आपको कराएगा। अब हम लोग थोड़ा इसमें आते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर होता क्या है, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, नमक होता है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डंग, पॉटी, कैटल डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट रेसिड्यूज कहने का मतलब कि जो पत्ते सूख रहे हैं, जो घास वगैरह सूख रहे हैं, वो सारे चीज़ों से बनता है मैनवर। घर में आपके घर साग सब्जी छिला जा रहा है, वो साग सब्जी अगर सूख गया तो वो मैनवर का काम करेगा, वो मैनवर बन जाएगा अगर उसको मिट्टी में कुछ दिनों तक रखा जाए तो। और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। एक फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैनवर जो होता है उसे फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, मिट्टियों के अंदर दफनाया जाता है, इसको डाला जाता है 10 से 15 दिन, 7 से 8 दिन, उसके बाद मैन्योर बनता है। मैन्योर बायोलॉजिकली बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर किसी भी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। भाई ह्यूमस क्या है? ह्यूमस यानी कहने का मतलब कि वो उर्वरकता या वो क्षमता जो कि इकोलॉजिकल रहे। मैन्योर जो होता है वो ह्यूमस की मात्रा जो होती है, वो मुलायम जो होता है, वो उसको प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल है तो भाई बड़ा आराम से मिल जा रहा है। और मैन्योर में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लेस होते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप साइंटिफिक बनाओ और बायोलॉजिकल में काफ़ी कुछ चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और मैन्योर्स जो होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल होते हैं। बायोलॉजिकल होने से क्या, बायोलॉजिकल होने से ये है कि आपके खेत जो होंगे वो बहुत अच्छे इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ग्रीन प्लांटेशन प्रोवाइड करेंगे। फर्टिलाइजर से प्रॉब्लम क्या है? फर्टिलाइजर की वजह से हम लोगों को भी नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है। जो जानवर उस खेत को चरने अगर चले गए या जो जानवर उस खेत के कटने के बाद चर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। आगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। अभी मैंने बताया फर्टिलाइजर से काफ़ी लाख गुना अच्छा मैन्योर होता है। क्यों? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें वाटर को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। मिट्टी में पानी अगर पकड़ा हुआ ज़्यादा रहेगा तो उसकी कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो प्लांट को वाटर ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा आसानी से, और ग्रोथ भी अच्छा होगा। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इसकी वजह से सॉइल जो होगा वो पोरस हो जाएगा। पोरस यानी छनने का काम आएगा। मिट्टी में पानी डाला, छन गया, तुरंत नीचे चला गया, नीचे जाएगा तो जड़ें नीचे होती हैं। हमेशा रूट का काम होता है पेंट्रेट इनसाइड द अर्थ, ग्रेविटी की तरफ जाएगा, उसमें ग्रेविटेशन की ओर बढ़ने की खासियत होती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसकी वजह से जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जैसे कि हो गया आपका स्नेक, अर्थवॉर्म्स हो गए, लिग्यूम प्लांट के लिए अलग अलग बैक्टीरियाज हो गए, ये इनको बढ़ावा देता है और बढ़ावा देगा तो इससे क्या होगा कि बायोलॉजिकल होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट, सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। अगर सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव रहता है तो आपका जो फसल होगा वो ज़्यादा अच्छा, बायोलॉजिकल और बेस्ट प्रोडक्शन देने की कोशिश करेगा। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन देखिए, सिंपल एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। इरिगेशन क्या है अगर कॉमन शब्द में समझना चाहें तो, इरिगेशन कहने का मतलब होता है कि आपने जुताई कर ली, उसके बाद बीज लगा लिया, बीज लगाने के बाद अंकुरित होकर बीज पौधे के रूप में आने लगे। अब उन पौधों में पानी डालने का काम एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम दे रहे हैं।
ये नहीं कि अभी दे रहे हैं और लगातार 4 घंटे तक दिए जा रहे हैं, नो, दैट्स रॉन्ग। सुबह दिया, सुबह में 6-7 बजे दिया, शाम को दे दिया, अब दोपहर में जाकर दे रहे हैं, उससे प्लांट जो होगा वो सूख जाएगा। उसका एक टाइम होता है, उसको सहने की एक क्षमता होती है। एक प्लांट की मिनिमम जो सहने की क्षमता जो होती है टेम्परेचर को, वो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो उतना कम से कम उसको चाहिए, और मैक्सिमम उसको जो रूम टेम्परेचर या यूँ कहें कि 24, 25, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान सकते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट जो होता है 90% वाटर रखता है। वाटर बहुत एसेंशियल होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड कहने का मतलब होता है कि प्लांट में जो सीड हैं वो उत्पन्न हो सके, सीड में से नए पौधे निकल सकें, उसके लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर सूखा हुआ है जगह, बैरन एरिया है या डिजर्टेड एरिया है, अब वहाँ पे तुम पौधा लगाने की कोशिश करो, क्या पॉसिबल? नो, दैट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि वहाँ वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air current. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. वाटर क्या करता है कि पूरे प्लांट को एसेंशियलिटी न्यूट्रिएंट को ले जाना, लाना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना, ये सब चीज़। इसके अलावा वाटर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है ठंड से, कुहासा से जो रात गर्मी के टाइम में आपका गिरता है, ओले जो गिरते हैं, हॉट करंट हवा बह रही है, गरम गरम हवा बह रही है, उन सब चीज़ों से मेंटेन करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर आपके सॉइल के मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखता है, अच्छा क्रॉप आपको प्रोड्यूस कराएगा, ग्रोथ इम्प्लीमेंट बढ़ाएगा। इसलिए वाटरिंग होना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम वाटरिंग होना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अभी मैंने बताया कि वाटर सप्लाई करना क्रॉप्स में डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल, पानी देने का टाइम अलग अलग पौधे में अलग अलग होता है। अब जो बरसात का पानी पौधा है या बरसात के जो क्रॉप्स हैं, अब उस पर हम लोग जाके पानी दे रहे हैं, ऊपर से इंद्रदेव बरसा ही रहे हैं, हम भी जबरदस्ती उस पर पानी दे रहे हैं, क्या वो सस्टेन करेगा? नहीं, वो लास्टली क्या होगा, मरने लगेगा, खराब होने लगेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हर एक क्रॉप का एक अपना टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में उसे पानी देना चाहिए। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। गर्मी के टाइम में पानी देना बहुत जरूरी होता है, ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है तो पानी की जरूरत पौधे को है, इसलिए गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बूझो का है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। ये बड़ा कंसर्न है अपने पौधों को लेकर, क्योंकि ये पिछले साल पौधा लगाया, गर्मी में सूख गया। इस साल वो ध्यान देगा कि पानी जो है वो टाइम टू टाइम देते रहे। टाइम टू टाइम देने से क्या है ना कि प्लांट जो होंगे उनको वाटर मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो खाना बनाएगा, उस खाने को स्टोर करेगा फूड्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, जो हमें लास्टली मिलेगा और हमारे लिए बेनिफिशियल है। इरिगेशन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि गाँव में कुआं हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए। अलग अलग जगहों पे आजकल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करिए तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, उन इक्विपमेंट से इरिगेशन किया जाता है। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला आता है मोट आप देखे होंगे, कुआं है, कुएं में बाल्टी होती है, पानी पुली से खींचा जाता है, उसके बाद निकाल कर दिया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर मेनली इस्तेमाल किया जाता है। आदमी अगर सक्षम है तो खींच लिया, नहीं तो 2 बैल वगैरह इस्तेमाल कर लेता है, बैलों को बांध लेगा, बैल ऐसे घूम रहा है और वो कुएं के अंदर छोटा छोटा लगा हुआ है कंटेनर जो कि पानी को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाता है। ये गांव में देखने को मिलेगा आजकल, अब ये कम हो चुका है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड की, तो ट्रेडिशनल मेथड में आप यहाँ पे कुछ फिगर्स और देख सकते हैं, ये सारा देखा हुआ आपको होगा। डेकली, चेन पंप सिस्टम के बारे में भी बता रहा था, इसमें बैलों की मदद ली जाती है। डेकली जो होता है इसमें क्या किया जाता है, लकड़ी के एक सिरे में भारी वजन बांध दिया जाता है, दूसरे सिरे में रस्सी और बाल्टी बांध दी जाता है और बड़े आसानी से उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद
उसके बाद राहत गाँव में देखने को मिलता है। नॉर्मल ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। इसमें इसके मदद से तेलों को ही पिरोया जाता है, कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने का भी जूस निकालने के लिए भी रेहट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रेहट का जो ये घूमता है जिस तरीके से, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है गन्ने का जूस वगैरह निकालने के लिए। आजकल अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया है, तो आप पंप्स वगैरह देखते हैं, पंप्स बड़े आसानी से वाटर निकाल लेता है। और क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी इज द बेस्ट मेथड। हमारे इंडिया में शिरडी में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है पूरे वर्ल्ड में। और प्रॉब्लम यह है कि सोलर पावर प्लांट बिठाना, सेटअप करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, महंगा होता है। सोलर प्लेट एक प्लेट जो होता है 1-1.5-2 लाख मैक्सिमम जाता है, तो थोड़ा वो कॉस्टली होता है। लेकिन हाँ, वो एक बार लगा लेने के बाद वो काफ़ी चीज़ों से आपको बेनिफिट पहुंचाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आपको वोल्टेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, सब चीज़ अच्छा है। मॉडर्न मेथड में आप स्प्रिंकल सिस्टम पे यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। स्प्रिंकल सिस्टम क्या किया जाता है, ये उन जगहों के लिए स्पेशली किया जाता है जिन जगहों पे बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, या बालू जो होता है, वहाँ का जो मिट्टी होता है वो बालू मिट्टी टाइप का होता है। तो वहाँ पे पानी, बारिश का पानी के जैसा उस पर ड्रॉप्स गिराए जाते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। स्प्रिंकल सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वे सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है उन जगहों पे इसका, यहाँ पे रोटेटिंग नोजल्स इन स्प्रिंकल्स के, इन पे ध्यान अगर दीजिएगा तो यहाँ पे नोजल्स लगे हुए होते हैं, ये गोल गोल घूमते रहता है, मोटर से कनेक्टेड होता है। मोटर से पानी निकला और ये नोजल में गया, नोजल से वो स्प्रिंकल होते गया। मेन पाइपलाइन से ये जोड़ा हुआ रहता है। ये देखने को आपको मिल जाएगा पंजाब वगैरह एरिया में जाओगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उन जगहों पे ये देखने के लिए मिलता है। इसमें जो मेन काम क्या है, इसमें मेन है कि वैसी जगहों पे ये ज़्यादा लगाया जाता है जहाँ पे मिट्टी जो होता है बालुई टाइप का होता है। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में पानी जो होता है वो बूंद बूंद करके गिराया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है भाई? क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी होता है वो पानी को बहुत तेज़ी से सोख लेता है। इन दिस सिस्टम द वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट, सीधे रूट पे पानी जाता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ये बेस्ट टेक्निक होता है फ्रूट प्लांट्स को लगाने के लिए। गार्डन को में प्लांट्स आप जो लगा रहे हैं, ट्रीज जो आप लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है और सभी जगहों पे बराबर मात्रा में फैलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds से प्रोटेक्शन। Bujand Pahli went to a nearby wheat field and saw that there are some other plant in the field. बुजुर्ग पहले एक खेत में गए और वहाँ पे उन्होंने एक कुछ पौधे, छोटे मोटे खरपतवार पौधे देखे जो कि प्लांट्स के बीच में उपजे हुए थे। तो उन्हें डाउट था कि आखिर ये क्या है, तो इन्हीं को हम लोग वीड्स कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्लांट्स होते हैं वो अचानक अपने आप निकल आते हैं, जैसे कि दूब हो गया जो हम लोग भगवान पे चढ़ाते हैं, घास हो गया, ये सारा वीड्स कहलाता है। ये वीड्स एक्चुअली जो होता है वो नुकसानदायक होता है क्रॉप्स के लिए, इसीलिए क्या किया जाता है, इन वीड्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अगर हम लोग गांव की बात करें तो गांव में क्या किया जाता है, हाथों से निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। अगर दूसरे जगहों की बात किया जाए, जैसे कि कनाडा की बात किया जाए, कनाडा जो वैसा जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है, खासकर फार्मिंग के मामले में, पंजाब वगैरह एरियाज भी, तो अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। अनचाहा पौधा जो कि क्रॉप्स के साथ निकल आता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को निकालना ही वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये क्रॉप्स के साथ निकल आते हैं और जो न्यूट्रिएंट और जो लाइट क्रॉप्स को मिलना चाहिए वो ये सोख लेते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स को कम मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से ये अच्छा फ्रूट बियर नहीं कर पाते हैं। फ्रूट बियर कहने का मतलब सिर्फ फल नहीं हुआ, कोई भी क्रॉप जो फसल देता है वो फ्रूट बियर ही कहलाएगा। Thus they affect the growth of crop. Some weed interface even in harvesting and may be poisonous for animal and human being. कुछ ऐसे weeds इतने खतरनाक होते हैं जो कि इंसान और जानवर दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। अगर फसल काट रहे हैं और वो खतरनाक weeds फसल के साथ कट गया और वो हम लोग खा लिए तो क्या होगा, हम लोग क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस है, मरने के भी चांसेस हो सकता है बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देता है फार्मर्स, टाइम टू टाइम इन पे ध्यान देता है, निकालते रहता है। और अगर हम लोग बात करें वीडिसाइड की,
एज ऑलरेडी वीडीसाइड यहाँ पे दिया हुआ है। वीडीसाइड क्या है, आजकल अभी कोविड-19 जो चल रहा है जिसमें सैनिटाइजर्स छिड़के जा रहे हैं, तो वीडीसाइड भी एक वही तरीका है। इस तरीके में क्या जाता है कि पत्तों पे कभी कभी आप देखते होंगे आपके घर में अगर कोई भी पौधा लगा हुआ है तो पत्ते जो होते हैं वो साइड साइड से बीच बीच में छेद हो गया है या उन पत्तों में ब्राउनिश कलर वाइटिश कलर आ गया है, तो ये क्या होता है, ये इंसेक्ट उसको खा रहा है। तो इसको ना खाए इसलिए वीडीसाइड किया जाता है। वीडीसाइड से क्या होता है, केमिकल होता है, पौधे पे डाला जाता है केमिकल्स, और केमिकल्स डालने के बाद वो पौधे जो होते हैं उन कीड़े, पौधे के ऊपर जो कीड़े लगे हुए हैं वो कीड़े मर जाते हैं और आपका फसल जो होता है, जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, गेनहारी का साग, पालक का साग बरसात के टाइम में जब आप खरीदोगे तो थोड़ा केमिकल लगता है, बना लोगे, बनाने के बाद थोड़ा अजीब सा इसका स्वाद आता है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें खाने में टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। अब सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कहने का मतलब क्रॉप आपने लगा लिया, क्रॉप को आपने पानी दे दिया, अलग अलग मेथड इस्तेमाल किए, क्रॉप पक गए, क्रॉप उपज गए, उसके बाद फ्रूट्स बियर कर दिए। फ्रूट्स बियर करने के बाद क्या होता है कि अब उनको काटने का बारी आता है, जिसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स की कटाई करना, उसको संभाल कर रखना, क्रॉप की कटाई करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसमें आप यहाँ पे एक ट्रेडिशनल इक्विपमेंट देख रहे हैं, सिकल, जिसको हसुआ या हसली समथिंग बोला जाता है, मेरे को उतना कंफर्म नहीं है। तो इससे गाँव में आप देखे होंगे, गाँव में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। इससे काटा जाता है, नीचे का जड़ छोड़ दिया जाता है, ऊपर का पार्ट्स को ज़्यादातर गेहूँ वगैरह, धान वगैरह ये सब काटे जाते हैं। तो ये काट लिए गए। काटने के बाद अगर हम लोग बात करें हाई टेक्नोलॉजी, अगर जहाँ कनाडा हो गया, पंजाब हो गया, और भी बहुत जगह है, पंजाब और कनाडा के एग्जांपल मैं बार बार यूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ का टेक्नोलॉजी या यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट फैला हुआ है और लोग फार्मिंग सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप ट्रैक्टर देख रहे हो, ये थ्रेशर है, कंबाइन जिसको कहते हैं। ये क्या करता है, पौधे को काट भी देता है और पौधे को एक गुच्छे में रख कर उसको साइड में अलग कर देता है। कुछ ऐसे हार्वेस्टर भी आते हैं जो क्या करेगा कि पौधे को काटेगा, साफ भी कर देगा और उसको दूसरे जगहों पे ट्रांसपोर्ट भी कर देगा। दो ट्रक चल रहा है, एक काटता है, दूसरा उसके साथ साथ चलता है। ये काटेगा, इसमें से जो सारा फ्रूट वगैरह है वो कट कर छिलाकर दूसरे वाले ट्रैक्टर में जाता है। थ्रेशिंग इसी को कहते हैं, ये थ्रेशिंग मेथड है। थ्रेशिंग एक वो मेथड है, गाँव में देखे होंगे, क्या किया जाता है, सूप लिया जाता है, उसमें गेहूं वगैरह लिया जाता है, उसको ऐसे चला जाता है और एक पंखा चलाया जाता है। पंखा जब चल रहा होता है तो जो भी चाफ होता है, वो चाफ जो होता है वो मेनली उस चाफ को हवा से हटा दिया जाता है। इसके बाद स्टोरेज के बारे में आगे बताते हैं।